एक तो कितने लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, तो कोई बात नहीं, वो हर चीज इंग्लिश मीडियम में लिखियो। उन्हें हम हर बात इंग्लिश में बताएंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट ऐसे है जिसके, जो हिंदी मीडियम का है वो हिंदी में समझेगा, जो इंग्लिश मीडियम का समझेगा इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है अब दो चीजें हैं, एक तो अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। दोनों में क्या डिफरेंस है? कितने लोग बीए में या 12th तक पढ़े हैं इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स? दो, चार, चलो, और नहीं पढ़ा कोई भी? इकोनॉमिक्स एंड, अब दुर्भाग्य से संयोग से जो एग्जाम आपके हैं वहां इकोनॉमी बहुत थोड़ी सी आएगी, बहुत थोड़ी सी, यानी 2-4 नंबर की इकोनॉमी है सारी। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिए पीसीएस के या अन्य, वहां उत्तराखंड जो का तो आएगा, आप हर एक आदमी भर दियो, और इकोनॉमी आएगी 20 नंबर की। 150 नंबर में से 20 नंबर की इकोनॉमी है। तो पढ़ेंगे डीपली ही, बस भयंकर डीपली आपके मतलब की बातचीत है नहीं। जहां दिक्कत आएगी वहां तुरंत पूछना, ठीक? तो इन दोनों बातों में पहले डिफरेंस क्या है, बस अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है? जी। जी, एक और आदमी था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है? इसमें तो क्या है, सिद्धांत। क्या? ये है बड़ा स्वरूप और ये है उसका छोटा स्वरूप। तुम अंतर समझो, बात जो के तो है। अर्थ का मतलब क्या? धन। तो धन का शास्त्र, धन का शास्त्र, इस शास्त्र में कौन होंगे? शास्त्र में कौन होंगे? विचार। जो विचार लाता होगा वो कौन है? विचारक। वो क्या देता होगा अलग अलग? सिद्धांत। यानी ये तो एक बड़ी स्टडी है, किसको लेकर? धन को। ठीक। तो ये है अर्थशास्त्र। और ये क्या है सामान्य शब्दों में? अर्थ की व्यवस्था, मनी का मैनेजमेंट। यहां सिद्धांत और शास्त्र की बात नहीं चल रही। आपकी मेरी जेब में कितने पैसे हैं और हमें उसे कैसे मैनेज करना है, आपके हमारे घर में कितने पैसे हैं उसे कैसे मैनेज करना है, हमारे देश में कितने पैसे हैं उसे कैसे मैनेज करना है, ये क्या है? मनी का मैनेजमेंट। ठीक, क्या बातचीत? दोनों बातों में अंतर समझे आप? यानी एक तो क्या कहता है, एक कहता है क्या, कि तीन चीजें हैं। क्या है तीन चीजें? एक तो आपकी आवश्यकता है, आपको अपने जीवन में इन्हीं तीन चीज का पूरा लेन देन करना है। एक तो आवश्यकता है, क्या है? जब भी आप किसी चीज को लेंगे तो एक तो क्या चीज देख के लेंगे कि हमें उसकी जरूरत है, खाने पीने के सामानों की, कपड़ों की, इत्यादि की। यानी एक तो आवश्यकता है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, तुम सामान बाजार में जाके तीन बात को दिमाग में रख के लेते हो, कुछ भी हो चाहे इकोनॉमी के अंदर। या तो नीड्स, या आवश्यकता तुम्हारी अब पूरी होगी, इसे तो तुम पहले लोगे, इसके बिना जीवन चलने का नहीं, रोटी, खाना पीना, कपड़े इत्यादि। और एक है तुम्हारे सपने, कि हम तो मर्सिडीज गाड़ी लेंगे, अपनी किडनी बेच देंगे, एप्पल का फोन लेंगे। वो क्या चल रहे हैं? सपने। यानी क्या है? डिजायर्स, डिजायर्स, आपके सपने, या क्या वर्ड एग्जैक्ट? इच्छा है।
आपकी इच्छा है अलग अलग सामान लेने की, तो कोई भी चीज आप लोगे तो दो को दिमाग में रख के ही लोगे। अगर आप अपनी नीड्स पूरा नहीं कर सकते, ऐसे गरीब आदमी भारत में है, पूरे विश्व में है, अगर आप अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते तो सरकार इसी काम के लिए बैठी है कि उसके राज में जो हमारा पालक है कोई भूखा ना मरे। ठीक, तो वो क्या करेगी कि कोई बात नहीं, तुम्हारी आवश्यकताएं अगर दिक्कत में हैं तो हम पूरी करेंगे। कोरोना काल में हमने सबको घर बैठा दिया, तो कोई बात नहीं, सबको खाने का अनाज हम देंगे, सरकार दे रही है, क्लियर। लेकिन तुम्हारे सपने पूरे करने सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक क्या, अर्थात तीन बातों को विचार करके ही इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट और सिद्धांत बने हैं उसमें तीन ही बात है। एक आवश्यकता, दूसरी इच्छा, और तीसरी क्या है, तुम्हारे पास है क्या। ये किससे पूरा करोगे, संसाधनों से। तुम्हारे पास क्या रिसोर्स है, जमीन, संपत्ति, पैसा, नॉलेज, हर चीज क्या होती है, रिसोर्स, क्लियर। तो इन तीन के माध्यम से ही क्या चलनी है, इकोनॉमिक्स भी और इकोनॉमी भी, इकोनॉमिक्स भी और इकोनॉमी भी। अब तुम अंतर पकड़ते जाओ, जल्दी में तुम ना, मैं पहली 5-7 क्लास में ही बहुत टाइम लगने वाला, क्योंकि अगर जो कंसेप्ट तुम इसका पकड़ गए तो ये बहुत आसान है, अगर तुम किताब जाके खोल लिए तो ये बहुत भारी है। ठीक, तो आवश्यकता या इच्छा, इन दोनों की पूर्ति किससे होने वाली, संसाधनों से, जो आपके पास रिसोर्स है। अब रिसोर्स कई प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, केवल बैंक में रखा पैसा, घर की जमीन रिसोर्स नहीं है। क्या, आप खुद अपने आप में एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। हाथ पैर रखे भगवान ने, काम करना शुरू कर दे, ह्यूमन रिसोर्स। अब इसे कोई कितना डेवलप कर दे, या तो हम मजदूर हैं हाथ पैर के बिहाफ पे, या फिर इसमें क्या जोड़ दें हम, इंटेलेक्चुअल माइंड या नॉलेज, और हम क्या बन गए, इससे बड़े रिसोर्स। अब हम कोई आविष्कार कर दें, उसकी कितनी भयंकर वैल्यू है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी रिसोर्स भी कई प्रकार के हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्स, एक है टेक्निकल रिसोर्स, यानी इत्यादि बहुत सारे प्रकार क्या होते हैं, रिसोर्स। ठीक, तो संसाधनों का इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूरा करें, इनके जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या हों। ठीक है, कि किन सिद्धांतों का हम पालन करें, धन के विकास में, इसे बढ़ाने में, इत्यादि में, उनके विचारक कौन होंगे, इत्यादि जो बात बताएंगे वो कौन है, अर्थशास्त्र। ठीक, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस पैदा हो गया। अर्थशास्त्र तो कहता है अलग अलग सिद्धांत, किसका सिद्धांत, घर का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, ठीक है, बाजार का सिद्धांत। यानी ये तो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में क्या देता है, अलग अलग सिद्धांत, और अलग अलग विचारक इस पे काम करते हैं। लेकिन इन सिद्धांत और विचारों से जीवन चलने वाला नहीं है। तुम किताब में कितने अच्छे क्या लिख दो, सिद्धांत, अगर आपकी हमारी जेब में पैसा नहीं है तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो अंतर समझ गए। जो तीन बातें बताई, किसने बताई, दुनिया में तीन बातें बताई रॉबिन्सन ने। अब लिखो बात कि जो सबसे विस्तृत डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो किसने दी है, रॉबिन्सन। ये तीन बात तुमने सुनी, किसके हिसाब से थी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट रॉबिन्सन, अर्थशास्त्री रॉबिन्सन के अनुसार। अर्थशास्त्र क्या है, अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और संसाधनों में एक संतुलन बनाना, कि संसाधन इतने हों जो आपकी क्या कर दें, आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा। लिखो जरा कुछ बातों को, पहले इंग्लिश मीडियम वाले फिर हिंदी वाले। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट रॉबिन्सन, according to economist Robinson, economics is a science, economics is a science which study the human behavior, which study the human behavior and their needs, desires
एंड रिसोर्स, नीड्स, डिजायर्स एंड रिसोर्स। हिंदी में रॉबिन्सन के अनुसार, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार, मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार और इसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं और उपलब्ध संसाधनों का, आवश्यकताओं, इच्छाओं और उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। और इसी बात पे उन्होंने किताब लिखी जिसमें सिद्धांत दिया। वो किताब किसकी थी? रॉबिन्सन की। क्या किताब थी? नाम लिखो जरा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, बुक का नाम लिखो। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, किताब का नाम है तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932, इकोनॉमिक साइंस 1932। क्लियर? अब दुनिया में सबसे पहले इकोनॉमी की जो स्टडी थी, इकोनॉमिक्स की जो स्टडी थी वो सबसे पहले शुरू हुई 1776 में। और करने वाला कौन था? एडम स्मिथ। ठीक, इसकी एक फेमस किताब है जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स की बाइबल। लिखो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम started by Adam Smith, Adam Smith, Adam Smith, by his book The Wealth of Nation, The Wealth of Nation, राष्ट्रों की संपत्ति, The Wealth of Nation, on 9 March 1776, 9 March 1776। अर्थशास्त्र का सबसे पहली बार, अर्थशास्त्र का सबसे पहली बार व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने, इंग्लिश वाले ऐड कर दियो, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 9 मार्च 1776, 9 मार्च 1776 के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, ड्यू टू विच इट इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। दो ही नाम आएंगे, एक नाम आएगा इनका, एक नाम किसका आएगा? जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्हें कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह, जो आज इकोनॉमी चल रही है दुनिया के अंदर। ठीक, आसान इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ नहीं लिखना। इसे
क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इट इज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय अर्थशास्त्र। इसे शास्त्रीय अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। किसे? वेल्थ ऑफ नेशन को। किसने बनाई? एडम स्मिथ ने। ठीक क्या? आगे अब ये सब बात दोबारा नहीं, ध्यान रखना इसका नाम। उससे पहुंचने से पहले पहले तुम्हें ही बात समझनी, अर्थशास्त्र ही। तो अर्थशास्त्र है आवश्यकताओं, इच्छाओं और संसाधनों का एक संतुलन। ठीक। अब इसी अर्थशास्त्र की शुरुआत तो करवाई तुमने, अभी सुना कि 1776 में। इसे और डिफाइन किया किसने? रॉबिन्सन ने, कि ये वास्तव में क्या चीज है। अब अर्थशास्त्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसे किसने सबसे पहली बार दो भागों में बांट दिया? माइक्रो एंड मैक्रो। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र मुख्यतः दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म और स्थूल। ये काम किसने किया? ये काम करने वाला था कौन? फ्रिश। फ्रिश, नाम लिख दियो, हिंदी में लिख दो लो। फ्रिश। सब सोने मोनो नहीं होते, कुछ का नाम अलग भी है। फ्रिश, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश। यह नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे। यह नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे। नॉर्वेनियन इकोनॉमिस्ट क्लासिफाइड द इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। अब तुम कहानी समझो, इकोनॉमिक्स है क्या। तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बैठे बैठेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इकोनॉमिक्स क्या है तुम बात समझ गए? पैसे आदि का वर्गीकरण। किस दृष्टिकोण से? अपने संसाधनों के, इच्छा और आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से। तो अब तुमने सुना सबसे पहली बार, ये बात तुम अभी समझ में आएगी, तुमने सबसे पहले सुना कि सबसे पहले खेल शुरू करवाया किसने? एडम स्मिथ ने, अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से। और ये पुस्तक कब आई? तुम्हें डेट भी लिखवाई जानबूझ के ही, डेट आने की नहीं कहीं, पुस्तक का नाम आएगा 9 मार्च। 9 मार्च। अब ये बताओ, ये यूएस से कब आजाद हुआ? ये क्या तारीख लिखी हुई? और ये क्या तारीख है? और क्या सन था? यही। यानी जब ये पुस्तक आई तभी दुनिया में एक नया देश अस्तित्व में आया, और उसे तलाश थी कि हम इकोनॉमिक्स का कौन सा मॉडल अपनाएं। ये मॉडल दे कौन रहे थे? ऐसे अर्थशास्त्री, अपनी किताबों इत्यादि के माध्यम से। और ये मॉडल कहता क्या है? अब तुम समझना जरा बातचीत को। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो पिता है वो कौन है? एडम स्मिथ। यानी ये बात समझनी है तो पहले समझो इस आदमी को, इसने क्या बात कही। तो ये आदमी अपनी किताब में जो कंसेप्ट देता है, जो सिद्धांत देता है इकोनॉमिक्स का, वो सिद्धांत उन्हीं 3 बातों के ऊपर आधारित है। किसके? तुमने अभी सुना, नीड्स, डिजायर्स और रिसोर्सेज। अब आवश्यकता, इच्छा और संसाधन। तो ये किताब ये कहती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जरूरत है पेन की तो पेन बनाओ, तुम्हें जरूरत है बंदूक की तो बंदूक बनाओ, तुम्हें जरूरत टैंक की है टैंक बनाओ, और सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे।
और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने अपना लिया? यूएसए ने। इस सिद्धांत में जिनकी बात होती है वो कौन है? कोई क्या सामान बनाएगा, ये उत्पादक सोचे। किसके लिए बनाएगा? ग्राहक या उपभोक्ता? ठीक, क्यों बनाएगा? लाभ चाहिए उसे। ठीक, और अब ये कहां बिकेगा? वो बाजार ढूंढे वो। आगे बातचीत सारी। कोई सामान क्यों बनेगा और कौन बनाएगा? बनाएगा प्रोड्यूसर। किसके लिए? कंज्यूमर। और किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। और उससे बेचने की जिम्मेदारी उसकी होगी। तो इस आदमी ने कहा कि सरकार इस बात में कोई हस्तक्षेप ना करे, किसी को क्या सामान बनाना है और क्या सामान नहीं बनाना है, वो कब बनेगा, कहाँ बनेगा, वो उसकी हड़क है। कौन खरीदेगा, वो उसकी हड़क है। कहाँ बेचेगा, वो देखे। उसे लाभ होता हो लाभ हो जाए, हानि होती हो हानि हो जाए। सरकार का इसमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। तुम्हें क्या खाना, क्या पीना, क्या बनाना, क्या पहनना, ये कौन जाने? जो सामान बनाने वाले हैं या खरीदने वाले हैं। ठीक है। यानी हर चीज की डिमांड, अगर इसकी डिमांड है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिनकी आवश्यकताएं होगी लोग समझेंगे और वो सामान बनते जाएंगे। तो तुम चेक करो, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जैसा अमेरिका है। आज तुम भारत में चाहो कोई हथियार लेना, तुम पहले कहाँ जाना पड़ेगा? तुरंत ही सरकार के पास, कि क्या मैं वेपन ले लूं? और पूरी फार्म प्रक्रिया है और डीएम अंतिम रूप से देगा और सालों की प्रक्रिया है और सबको मिलने का भी नहीं। क्लियर? क्योंकि यहाँ इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो अलग है। यहाँ उत्पादकों को छूट दे दी गई है वो सब सामान बनाने की जो आवश्यकताओं को पूरा करते हो। ठीक है। और इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, लेकिन एक सीमित वे में। जो सरकार इच्छाओं को पूरा करवाना चाहती है, जिन जिन क्षेत्रों में तुमने कहा हमें ड्रग्स चाहिए, तो कोई कंपनी ड्रग्स छाप कर तुम्हें बांट नहीं सकती। ठीक है। अब नीड्स, डिजायर और रिसोर्स किस लिए काम करते हैं? इनके लिए काम करते हैं। ठीक। अब जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है वो इसके लिए ही बात करती है। और वही कंसेप्ट किसने दिया था? इसने। और किसने अपनाया था सबसे पहले? इसने। अब जब सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करने के ही नहीं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर नीड बंदूकों की है, देश बहुत बड़ा है। कौन? अमेरिका। बहुत बड़ा देश है, आदमी बहुत थोड़े हैं। ठीक। और पशु पक्षी इत्यादि बहुत ही ज्यादा है। और जब तुम उस देश के बारे में जानोगे, तो जैसे हमारे पास तुम यहां से पहुंच जाओ दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर तक, तो सड़क पे मकान खत्म होने के ही नहीं। एक के बाद एक कस्बा, शहर, गांव आता जाएगा। यानी सब बसे हुए हैं छोटी जगह में, आदमी हैं ज्यादा। और वहां पे शहर बसे हुए हैं बहुत दूर दूर, और उनके पास जंगल इत्यादि बहुत ही ज्यादा है। और चूंकि आदमी भी कम है, तो उन्हें वेपन्स की बहुत जरूरत है, हथियारों की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए। अब जब कोई सामान आएगा तो उसका फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। आज अमेरिका में सर्वाधिक मौतें होती हैं किससे? वेपन से। कि एक आदमी पागल था, गुस्सा है, उसने गोली चलाई, सब मार दिए। स्कूलों में, मॉल में, एटसेट्रा में। यानी जो गन कल्चर है वहां का, एक आदमी पे औसतन 2 से 6 हथियार हैं अमेरिका में। ठीक। यानी इतने वेपन पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जितने उनके आम आदमियों के पास है। जैसे तुम गए तो सबको दे रखे हैं कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड। सोशल सिक्योरिटी कार्ड, वो कार्ड दिखाओ कहीं भी, आप वेपन ले लो अगर आप 18+ हो और आपको चलाना आता है। आपको चलाना आता है, उसी कार्ड पे मेंशन होगा कि इन्होंने चलाने की ट्रेनिंग ले रखी है किसी भी रेंज से। और उसके बाद आप गोलियां लो चाहे कुछ भी लो। क्यों? सरकार का तो हस्तक्षेप ही नहीं है। वो आपको चाहे बड़े हथियार दे दे या छोटे हथियार दे दे, और लोग बेच रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है क्या? कि बाजार कैसे काम करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट ने दुनिया भर की समस्याएं पूरे वर्ल्ड में लाद दी हैं। अब बहुत से लोग अपने सामान बना रहे हैं। और मेरे कुछ हिस्सों में चक्कर क्या हो गया, एक प्रांत था फ्लोरिडा, वहाँ पे सोना खोजना शुरू हो गया। और दुनिया भर के लोग वहाँ कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में सोना खोजने पहुँचने लगे। अब दिक्कत ये, जो भी कपड़ा पहने खत्म हो जाते हैं, वो फटना शुरू हो जाए। तो उन लोगों ने ये कपड़े लाओ मजबूत, एक आदमी ने बोरी लपेट दी कि ये पकड़ो, बात खत्म, इसे दिखाओ फाड़ के। वही चीज बाद में क्या बनी? जीन्स।
यानी ऐसे मजबूत कपड़े जो नहीं फटते थे, आज वो क्या बन गए हैं? जिन्हें केवल मजदूर पहनते थे, जिन्हें केवल मजदूर पहनते थे, वो क्या बन गए? फैशन। ठीक क्या? क्योंकि मजबूत है, फटता है ही नहीं। तो क्लियर। और धोने की आवश्यकता भी डेली डेली नहीं है। तो ऐसे ही उत्पाद बाजार में उतरने शुरू हो गए। अब वहां लगातार प्यास लगती, पानी की दिक्कत होती, तो अब लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए दुनिया भर के उत्पाद लादने शुरू कर दिए आपके ऊपर, जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोई उत्पाद आपकी जरूरत का है तो आप ढूंढते फिर रहे हैं, और अगर मैंने बना दिया जरूरत का आपकी है नहीं, तो इसकी जरूरत कैसे पैदा की जाए? और आज विश्व जो सबसे बड़ी दिक्कत में है इसी कारण से है कि तुम्हें अगर कोई कंपनी जहर बना रही है तो वो जहर तुम्हें कैसे बेचे। ये बात इन लोगों ने सीख ली कि जहर भी बिकता है। अगर क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है, ये दिल मांगे फलाना। तो क्या बिक रहा? कोका कोला। कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, और जो गैस तुम बाहर छोड़ रहे हो बार बार CO2, उस CO2 को तुम पी रहे हो। और चाहे छोटे से बच्चे के आंखों में पानी आ जाए बेचारे के, लेकिन पी लेगा। अगर 5-7 साल के बच्चे को तुमने दे दी, आंखों से पानी आ रहा, उछल पुछल है, अड़कारे भयंकर आ रही, लेकिन वो बेचारा पी रहा उसे। इसे कहते हैं, इस चीज ने दुनिया के सामने समस्या पैदा कर दी है। क्या? इसने वर्ल्ड के सामने समस्या पैदा करती है उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति। जब तुम भारत में देखोगे तो ये इकोनॉमी पनपी नहीं कभी। तुम कल्पना करो, अब से ज्यादा नहीं, बस 2 पीढ़ी पहले, यानी हमसे लगभग 40-50 वर्ष पहले, हमारे जीवन में इस पॉलिथीन का कोई स्थान नहीं था। सब अपने झोले सामान लेकर जाया करते थे, और तुम्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से, अगर शहरों को छोड़ भी दो, तो पॉलिथीन देखने को नहीं मिलती थी, गिनी चुनी। अखबार, कागज, थैले या इत्यादि आज वो जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यानी दुनिया भर के उत्पाद हैं, आज मोल भरा पड़ा है सामानों से। ये वही कल्चर है, यानी सामान बनाओ और क्या करो, उसकी बहुत तकड़ी मार्केट। अगर मार्केटिंग तकड़ी कर दी तो ये बिकेगा। यानी चाहे इसकी आवश्यकता उन्हें हो चाहे ना हो। इसे कहते हैं क्या? कंज्यूमर बेस इकोनॉमी, जहां हर सामान दमादम बिकता है, और उसकी मार्केटिंग, रैपरिंग और उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि पता नहीं इसमें क्या खास बात है, इसे हमें लेना जरूरी है। ठीक क्या? कौन एग्जाम्पल है? फेयर एंड लवली। ऐसी जगह से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट में बिखरी दमादम। यानी इसने बहुत सारी समस्याएं दुनिया के सामने पैदा कर दी, और ये कंसेप्ट फेल हो गया। कब फेल हो गया? ये कंसेप्ट फेल हो गया 1930 में। और तुमने अभी एक आदमी का नाम सुना, कौन? रॉबिन्सन। और एक का नाम और सुनने वाले। तुमने अभी इतनी बात सुनी कि क्या सामान बनेगा, कौन खरीदेगा, कहां बिकेगा। ठीक, इसमें सरकार का कोई मतलब वास्ता नहीं होने का। और हस्तक्षेप की नीति, लेस इज फेयर, इंग्लिश का वर्ड। जब सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होने का, तो तुम कुछ ही बनाओ, कुछ ही बचो, तुम जानो कैसे करनी उसकी मार्केटाइज। ठीक, तो ऐसे सामान दुनिया भर में बिकने शुरू हो गए जिनकी जनता को कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, और जब तुम्हें किसी सामान की आवश्यकता होने की नहीं, और तुम तब भी उसे लोगे, क्या बेच बेच के? अपनी किडनियां। तो नेपाल के लड़के ने दोनों किडनियों में से एक किडनी बेच दी, और वो बेचारा 10 साल बाद दिक्कत में आ गया। वो न्यूज कहाँ आई कि पत्रकार कह रहे कि एप्पल कंपनी वालों से कुछ हेल्प भी कर दो भैया, तुम्हारे चक्कर में क्या बिक गई इसकी किडनी। यानी जिस चीज की आपको आवश्यकता भी नहीं है, उसके बिना जीवन चल रहा था और चलेगा, उसके विकल्प भी हैं, लेकिन फिर भी क्या ले रहे। तो ऐसे सामान जब भयंकर बिकेंगे, तो जो आपकी आय है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। तो आप घाटों में और संकटों में आते जाएंगे। यही काम हुआ कहां? उनके साथ। और ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, और दुनिया की सबसे पहली मंदी आई 1929-1930 में। दुनिया का ग्रेट रिसेशन, ग्रेट रिसेशन, यानी दुनिया की सबसे पहली महामंदी कहां आई थी? अमेरिका में आई थी। ठीक,
और इस महामंदी के बाद जो पहले वाला कंसेप्ट था कि तुम जानो क्या बनाना, कहाँ बनाना, कैसे बनाना, अब तुम एक बात का उत्तर दो, जब मुझे इस पेन को बना के लाभ प्राप्त करना है तो क्या ये पेन में नक्सलियों के बीच में जाके बनाऊं, जंगलों में? ना वहां ग्राहक, ना वहां सुविधा, तुम्हें तो पागल नहीं, जो वहां चला जाऊं। तो कोई भी उद्योगपति कहाँ जाएगा? महानगरों में। तो जो सारा विकास है वो कहाँ सिमट गया? महानगरों में। वही हमारा ग्राहक है। गांव वाले आदमी कितने खाते हैं ब्रेड? गिने चुने। डबल रोटी गिने चुने। क्योंकि सड़ा के अनाज को रखें, फिर उसे फर्मेंटेट करवाएं, फिर उसे बेक करें और 4 दिन बाद अपने घर लाएं। इतने पागल कौन? शौक शौक में चेक करने को खाली कभी कभार, ठीक है। तो जो उनके पास फ्रेश सामान है तो वो क्या लेंगे? फ्रेश चीजें। तो ये सामान कहाँ मिलेंगे? शहरों में। तो दुनिया भर का शहरीकरण शुरू हुआ इस चीज से, और लोगों में एक समस्या शुरू हुई। जो लोग शहरों में रहने रहे थे और गांव में रह रहे थे, अब रोजगार कहाँ है? शहरों में। नई फैक्ट्री लग रही हैं और सामान बिक रहे हैं, और शहरों में आने के साथ ही समस्याएं शुरू हो गई। देशों में क्या शुरू हो गया? पलायन। यानी इसने उपभोक्तावादी संस्कृति, बिना मतलब की चीजें और पर्यावरण को जितनी हानि पिछले 1000 साल में नहीं हुई उतनी पिछले 50 साल में हुई, उतनी पिछले 50 साल में हुई। और पॉलीथीन लगभग सागर सिस्टम को चोक कर चुकी है। इतना पॉलीथीन कहाँ जा चुका है उसमें। और उससे बचना जो अगले 5000 साल भी खत्म नहीं होने की, किसी ना किसी रूप में पड़ी रहेगी, गलेगी रहेगी, लेकिन रहेगी वहीं, जाने की है नहीं। तो समस्याएं शुरू हो गई, ये सिस्टम कोलैप्स किया और मंदी आ गई। आदमियों के अनावश्यक खर्चों ने उन्हें कर्जे में, अगर मेरे ऊपर कर्जा है और मैं खर्चा नहीं करना चाहता तो तुम्हारे उत्पाद रखे बिखिन रहे। उसे कहते हैं क्या? मंदी। अब ये मंदी आई तो दुनिया का एक अर्थशास्त्री और आया। क्या? उसने कहा इस कंसेप्ट में बहुत सारी गलतियां हैं। अगर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करने की तो दिक्कत नंबर 1, ये रोड जा रही दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून। अगर सरकार तुम्हें इसमें कहीं नहीं मिलती तो सरकार को तुम एक चवन्नी नहीं देते। उसने तुरंत मिली कि रुक जा, पहले 80 रुपए दे, टोल दे। अगर सरकार तुम्हें रोक रही है तो तुम टैक्स दे रहे हो। सरकार चेक कर रही है कि तुमने 5 लाख इस खाते में जमा करे, लाओ इस पे टैक्स दो। जहां जहां सरकार तुम्हें रोकती जाएगी तुम सरकार को टैक्स देते जाओगे। अगर सरकार तुम्हें रोकने की नहीं तो कोई टैक्स देने के ही नहीं, ठीक है। यानी अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो उसकी आय होगी, अगर हस्तक्षेप नहीं करने की तो कोई आय होने की ही नहीं। तो यहाँ सरकारों की भी कोई आय नहीं थी। यहाँ सारा खेम क्या चल रहा था? प्रॉफिट के लिए। और जब पूरा गेम चलता है प्रॉफिट के लिए तो समस्या नंबर अगली शुरू होती है। क्या? जल्दी में तो कोई नहीं। सबसे पहले इंग्लैंड में एक काम शुरू हुआ, इसी की बातचीत चल रही है। इंग्लैंड में एक काम शुरू हुआ, जैसे हमारे पास जमींदार या सामंत हुआ करते थे, ऐसे इंग्लैंड में कौन हुआ करते थे? उन्हें कहते थे फ्यूडल। फ्यूडल या कहो कहाँ, वहां के सामंत। एक छोटे एरिया का मालिक उसका सामंत, जैसे हमारे यहाँ जमींदार। ये सारी जमीन इसकी, सारी जमीन इसकी। सनों को मत भूल जाना, एक धन का जिक्र हुआ अब तक और एक दूसरे का जिक्र हुआ अब तक, बस। कि इस 130 साल में क्या हुआ, 1800 से लेके और लगभग 1930 तक, 130-40 साल में क्या हुआ और अर्थव्यवस्था इस माइक्रो से मैक्रो में कैसे पहुंची। तो इस फ्यूडल के आसपास लोग रहा करते थे और यही अपनी भूमि पर इन आदमियों से कृषि कार्य करवाता। ठीक, अगर आदमी कम पड़ते तो कोई बात नहीं, आदमी पकड़ पकड़ के लाओ। कहां से? दुनिया भर का जो गुलाम कल्चर था वो इसी ब्रिटेन की, यूरोप की और यूएसए की देन था। जमीन दुनिया भर की, आदमी है कम, तो कहां से पकड़ के लाओ? मजबूत आदमी अफ्रीका से, और गुलाम शुरू हो गए। आज भी बहुत से द्वीप और तटों के नाम किसके नाम पे हैं? गुलामों के नाम पे, जहां जहाजों में भरते और गुलामों को उतारते। ठीक, अब स्टार्टिंग में इस आदमी की जिम्मेदारी थी यहाँ आदमी को बसाना, उन्हें देना कुछ नहीं, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान। इनकी जरूरतें जो हो वो पूरी करेगा ये आदमी, ये इसके गुलाम है। यहाँ दिक्कत करोगे ये भगा देगा यहाँ से, ठीक है। कुछ काम करोगे नुकसान का तो जुर्माना लगाएगा तुरंत ही, मार के टांग देगा पेड़ों पे इत्यादि पे, कोई सुनने वाला भी नहीं है। मालिक कौन है? ये।
अब ये कहानी शुरू हुई, इसके कुछ समय पश्चात ही सन 1800 में दुनिया के अंदर शुरू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या शुरू हो गया? अर्थात औद्योगिकरण। कहां से स्टार्ट हुआ था? मैनचेस्टर, इंग्लैंड। तो जब इसी इंग्लैंड मैनचेस्टर से क्या शुरू हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो कौन शहर? मैनचेस्टर। तो अब ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई और जो काम कर रहे थे मजदूर गांव में, अब उनके पास अवसर आ गया कि चक्रव्यूह से कब बाहर निकले। अगले आदमी बुला रहे हैं फैक्ट्री वाले, ठीक। तो लोग कहाँ भागने शुरू हो गए? गांव से फैक्ट्रियों में। इस आदमी ने कहा मेरा तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, ना पैसे मिलने, खेती कौन करेगा, हम तो आदमी है नहीं यहाँ गिने चुने। तो इसने इन्हें सबसे पहली बार रोकने का प्रयास किया और क्या कहा कि चलो तुम्हें खाना पीना सब कुछ तो दूंगा दूंगा, लेकिन पैसे भी दूंगा। इस दुनिया में सबसे पहली बार वेजेज अर्थात नौकरियां और वेतन मिलना शुरू हुआ। इतना काम करोगे तो मैं इतने पैसे और दूंगा प्लस भी। तो सबसे पहले काम के बदले में जो पैसे मिलने शुरू हुए यूरोप में, वो कहाँ स्टार्ट हुए? इंग्लैंड से। लेकिन ये बताओ आज की तारीख में भी, 2021 में भी और पहले भी, कोई आदमी, हमारी बात लेवल के क्षेत्र की है, कि कोई आदमी अगर खेती में काम करता है और कोई आदमी अगर फैक्ट्री में काम करता है या कंपनी में काम करता है, तो वो चुना किसे? कंपनी को। वो भारी काम क्यों करेगा? और वहां टाइम कुछ है ही नहीं। खेती वाला काम कैसा है? 24 का, और यहाँ टाइम फिक्स है। तो अब ये स्टार्टिंग में लोग गए, इन्हें कौन कर रहे थे अट्रैक्ट? कंपनियां। तुमने सुना जब सामान बन रहे, सारे सामान कहाँ बनेंगे? शहरों में। और जब सामान शहरों में बनेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से क्या शुरू हो गया? तुमने लिख रखा ऊपर। तो अब यहाँ नए नए शहर बसने शुरू हो गए और शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज लग गई, और सरकार का तो हस्तक्षेप है ही नहीं। जैसे ये गुलाम पहले खेतों में काम कर रहे थे, अब कहाँ आ गए हैं? इन गुलामों का कोई अधिकार नहीं है, इनसे काम हम लेंगे, हमें करना अपना मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। तो अब काम घंटे कुछ नहीं है, काम चल रहा है 15-15, 16-16 घंटे, क्योंकि दुनिया की पहली पहली इंडस्ट्री लगी है। हम तो सूत काट के अपने कपड़े पहन रहे थे, और अब क्या आ चुकी हैं? पेंट और दुनिया भर के सामान। हमारा कपास कच्चा माल कहाँ जाता? इनके पास। और बन के बिल्कुल सब कुछ ओके कहाँ आता? तो डिमांड इतनी कि दुनिया के 200 कंट्री सामान मांग रहे हैं, पूर्ति हो ही नहीं सकती। और रात दिन लोग कहाँ फिर रहे हैं? इंडस्ट्री में। तो काम क्या चल रहा है? रात दिन काम में घंटा का पता ही नहीं है। तो इनकी हालत और भयंकर खराब हो गई। पहले एक निश्चित काम था, लेकिन ये आए थे किस चक्कर में? फायदे के। यहाँ क्या फंस गए? चक्रव्यूह में। अब तुम सन 1800 की बात करो, दुनिया में तब तक ना आविष्कार हुआ मोटरसाइकिल का, ना ट्रेन का, ना कार का। और अब इनके सामने दिक्कत नंबर 2। देखना माइक्रो इकोनॉमिक्स ने वर्ल्ड में क्या समस्या खड़ी कर दी, कि ये फैक्ट्री है, और जब आज तो आप यहाँ रहते हो, आपकी नौकरी लग रखी है सिडकुल हरिद्वार में, आप सुबह बाइक उठाई या सरकार की बस से चले गए कहाँ? ना उस समय बस, ना कार, ना मोटरसाइकिल। ठीक। तुम कहाँ रहोगे? मजबूरी थी फैक्ट्रियों के पास ही बने हुए छोटे छोटे घरों में रहना, सुबह उठना, फैक्ट्रियों में काम करना, रात को फिर सो जाना। और जो फैक्ट्रियों में दुनिया का सबसे पहला ईंधन चल रहा था, उसका नाम था क्या? कोयला। अगर तुम्हें कोयले के साथ काम करना है तो काले हुए पड़े तुम भी, रास्ते भी गंदगी चारों तरफ है, भयंकर। ठीक। तो बुरी हालत है, ना साफ सफाई है, ना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम बीमार पड़ गए हो तो तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, मर गए तो उठा के फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है, सरकार का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। काम तुम कर रहे, दिक्कत तुम्हें हो गई, हम क्या करें इसमें? हम तो क्या दे रहे तुम्हें? तनख्वाह। अब जब ये कंसेप्ट फेल हुआ, फेल क्यों हुआ? अब ये बताओ ये लोग कब तक सहन करेंगे? एक समय ऐसी आएगी कि इनमें कोई ना कोई आदमी नेता बन खड़ा होगा और अपने मांगों के लिए आंदोलन करना शुरू कर देगा। दुनिया का सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ अमेरिका में। इंडस्ट्रिया यहां लग रही थी या अमेरिका में लग रही थी। ठीक। और कब? एक दिन मजदूरों ने सारी फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया, सड़कों पे आ गए कि आज के बाद तुम ये बताओ कितने घंटे काम लोगे। पहले तो यूरोप वाले और अमेरिका वाले, काम का पता ही नहीं है, हम बीमार है, कुछ है ही नहीं।
जब कोयले से काम चल रहा था तो एक बार ब्रिटेन में इतनी भयंकर धुआं सर्दियों के टाइम पे और कोहरा और धुआं, वहां लोग टीबी से मरने शुरू हो गए। स्पेन में एक बार प्लेग फैल गया, बुवनिक प्लेग, और वहां लाखों लोग किससे मर गए? प्लेग से। सुनने वाला कोई है नहीं। महामारी की महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं और सरकार हस्तक्षेप कर ही नहीं रही। इंडस्ट्री वाले जानो या तुम जानो, तो अब इन लोगों ने खुद झंडा उठा लिया 1 मई 1886 कि हम तो आंदोलन करेंगे और तुम बताओ काम के घंटे। बताओ आज इस दिन को तुम किस रूप में सेलिब्रेट करते हो? लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब बनता है? 1 मई को 1886 को। कितने झेले इन लोगों ने? 100 साल। 100 साल में जब उत्पीड़न होता रहा तो 100 साल बाद इन लोगों ने कहा काम में घंटे बताओ। इस दिन से पूरे वर्ल्ड में जो आज तक चल रहा है, काम में घंटे तय हुए कि 8 घंटे से फालतू कोई काम नहीं करने का, और 8 घंटे में भी उसे कम से कम आधा घंटा खाने का ब्रेक दिया जाएगा। ठीक। और जब मजदूर संगठित हो जाएगा तो सरकारों के अंदर डर पैदा हो जाएगा कि कहीं ये सब लोग कल को हमें वोट ना दे तो हमारा क्या होगा। अब सरकारों ने हस्तक्षेप करने की नीति अपना ली और वो बन गई उनकी मजबूरी। क्यों? उद्योगपति तो भयंकर लाभ कर रहे हैं और यहाँ 2 ही क्लास हैं, या तो लेबर क्लास जो लेबर है बस मजदूर, या कौन है? रिच क्लास। और अमीर भयंकर अमीर हो रहे हैं, इनके पास ना घर ना दर ना इलाज करवाने कोई सुविधा। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि सरकार कम से कम हमारा फ्री में इलाज तो करवा दो। ठीक। यानी इनकी मांगे अब सरकार मानने को मजबूर हो रही है। और इसी बीच में दुनिया में क्या आ गई है? आर्थिक मंदी 1930 में। और ये उद्योग खत्म। जब हम सब कर्जे में हैं, दिक्कतों में हैं, ठीक, तुम्हारे माल बिक नहीं रहे हैं तो फैक्ट्रियां बंद। तो फैक्ट्रियां चलाओ कैसे? माल बेचो कैसे? किसे बेचो? तब नया कंसेप्ट आया। किसका? एक नया कंसेप्ट दिया किसने? जॉन मेनार्ड कीन्स। उसने कहा अर्थव्यवस्था केवल दुकानों पे, बाजारों में, फैक्ट्रियों में यहीं तक सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था इससे बाहर है, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसे मैनेज करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था को इनसे बाहर भी सोचिए। क्या सोचिए? कि दुनिया में अगर आर्थिक मंदी खत्म करनी है जो इन लालच के परिणाम स्वरूप खड़ी हुई है, तो आप एक काम करो, इन बाजारों से, दुकानों से, ग्राहकों से बाहर निकलो और अर्थव्यवस्था को बड़े रूप में सोचो। किस रूप में सोचो? अर्थव्यवस्था को सोचो कि पूरे देश में सबको रोजगार मिला कि नहीं। केवल एक फैक्ट्री में रोजगार मिल रहा है, एक उत्पाद बिक रहा है, ठीक है, एक बाजार में सामान है इत्यादि। इससे बाहर निकलो। क्या सोचो? पूरे देश का रोजगार। ठीक। पूरे देश में स्वास्थ्य की हालत कैसी है? कौन देखे? सरकार देखे। ठीक। सबको चिकित्सा मिल रही है या नहीं? पूरे देश में सबकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या नहीं? पूरा देश कैसे विकास कर रहा है या केवल उद्योगपति विकास कर रहे हैं? तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और सरकार को इनसे टैक्स लेना पड़ेगा। जब ये भयंकर आय प्राप्त कर रहे हैं तो मंदी क्यों आ गई? सरकार को टैक्स मिलता ही नहीं कुछ भी, सब क्या छोड़ रखा इन्हीं के ऊपर। इस सिस्टम में दिक्कत थी एडम स्मिथ के। तो फिर एक नया आदमी आया। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। ये जनक है किसका? मैक्रो इकोनॉमी का। इसमें अध्ययन करते हैं उत्पाद का, उपभोक्ता का। ठीक है? किसका? जो ग्राहक है उसके व्यवहार का। यहां बात क्या चल रही है? ग्राहक तक, उत्पाद तक, कि आजकल चिप्स कुछ कम बिक रहे हैं, हम इस उत्पाद पर अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव का जो व्यवहार है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ गया? अब ये कुछ और सामान तो नहीं खा रहे इसके स्थान पे? ये अध्ययन कहाँ होते हैं? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, ग्राहक, उत्पाद, बाजार इत्यादि। और जब हम अध्ययन करते हैं पूरे देश के स्तर पे, देश की प्रति व्यक्ति आय, संपूर्ण देश का विकास, सरकार का कर और राजस्व, कि सरकार के पास कुछ है या नहीं, इनसे टैक्स वगैरह, अगर हम ये सब अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जनक था कौन? एडम स्मिथ। इसका कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। इसे कहते हैं
आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसने कहा सरकार हस्तक्षेप करो, जब जनता सड़कों पे है तो सरकार किस लिए है, उनकी देखभाल करो, उन्हें रोजगार दिलवाओ। और इसने एक कहावत इसकी फेमस है कि किसी भी हाल में जनता के पास रोजगार होना चाहिए। अगर उन पे कोई भी काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, तुम उन्हें कहो गड्ढे खोद दें और शाम को टाइम भर दें और अपने पैसे ले जाएं। बिना काम करे पैसे मत देना, लेकिन काम चाहे बिना मतलब का भी हो वो करवाना, लेकिन जनता के पास क्या पहुंच जाए, पैसे। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप क्या करेंगे, खर्चा। और जब पैसे होने के ही नहीं, यानी अर्थव्यवस्था में इन्होंने कहा कि एक चक्र है। चक्र किसका है, मांग। मांग, इस पेन की मांग है, ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका उत्पादन होता होगा, और जहां उत्पादन होता होगा वहां किसी ना किसी को रोजगार मिलता होगा, और जब रोजगार मिलता होगा तो उसे कुछ पैसे मिलते होंगे। वो पैसे तो खाता नहीं होने का, वो कुछ ना कुछ खर्च करता होगा, और क्या पैदा करता होगा, मांग को। इसे कहते हैं इकोनॉमिकल साइकिल। डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, और उससे खर्च, और उससे क्या पैदा होती है, डिमांड। अगर ये चक्कर चल रहा है तो सब कुछ बढ़िया है, ये पेन खूब डिमांड में है, ठीक क्या। किसका एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। एक टाइम था कोडैक की रील लेके आते लोग, कैमरे खरीद के लेके आते कोडैक के, फोटो खींचते, डेवलप कर पाते, तो उसकी डिमांड थी कोडैक की, दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी, ठीक। इसका प्रोडक्शन होता, रोजगार मिलता, उत्पादन होता। उत्पादन होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा इस बात का, डिमांड खत्म। ये सारे काम कौन कर दे रहा है फिलहाल, फोन। डिमांड खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन खत्म तो रोजगार भी खत्म, और रोजगार खत्म तो जेब में पैसे है ही नहीं, डिमांड भी खत्म, हम जाए कुछ सामान ले ही नहीं सकते। तो इसने कहा तुम्हें कुछ भी करके सरकारों को डिमांड को बनाए रखना है, तभी इस मंदी के चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे। और उसके लिए अस्पताल बनवाओ, सड़कें बनवाओ, बंदरगाह बनवाओ, हवाई अड्डे बनवाओ, और मंदी से बाहर निकालो। सरकार भी कुछ करे, सब कुछ प्राइवेट पे ही ना छोड़ दो, नहीं तो क्या कर देगा, वो अपने लालच की भेंट सारे देश को चढ़ा देगा, ठीक क्या। यानी वो सामान केवल बनाएगा लाभ के लिए, और तुम सामान बनाओगे कल्याण के लिए, जिससे जनता का भला होता हो। तो लाभ में और कल्याण में क्या है अंतर। इसके बाद ही दुनिया में कंसेप्ट आया, कौन सा कंसेप्ट, सोशल वेलफेयर, की सरकार कुछ ना कुछ जनता कल्याण का काम भी करे। तो आशा है तुम दो बात समझे होंगे कि इन दोनों बातों में क्या अंतर है। किसे कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक, क्या है मैक्रो, इसने दुनिया में क्या दिया, और क्या है मैक्रो, ये क्यों आई। ये दोनों वर्ड किसने दिए, रैगनर फ्रिक्स ने। और इसीलिए इसी आदमी को दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कि इकोनॉमी दो प्रकार की है, केवल एक प्रकार की ही नहीं। ये दो वर्ड दिए, ठीक है। यानी 1969 में पहली बार दिया गया था दुनिया में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का। वो सबसे पहली बार किसे दिया गया था, जॉन टिम्बरनर्ग और इस आदमी को मिल के, ठीक। कल मिलते हैं इससे आगे।